ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर भारत का सीधा प्रसारण, जहां हम आपको लगातार पल पल की खबरें आपको बता रहे हैं। मतगणना से जुड़ी हुई आपको ये बता दें, 11 नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मतगणना शुरू हो चुकी है, मतपत्रों की पहले गणना शुरू हो चुकी है और किस तरह की स्थितियां बन रही है, क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं बीजेपी आगे जा रही है तो कहीं कांग्रेस आगे जा रही है। लेकिन हाल ही में एक अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही। अब ये विश्वास है कि अति आत्मविश्वास है, ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम विश्लेषक की नजर से जानते हैं इस मतगणना को लेकर कि उनको क्या लगता है कि किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। जो प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उतारे गए थे, उनको लेकर लोगों की सोच क्या है। क्या विकास जीतेगा? अगर जिन लोगों ने मुद्दों की बात की, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो कई मुद्दों को लेकर वो सामने आई, तो विकास की बात करती नजर आई थी बीजेपी, तो कांग्रेस ने भी कई मुद्दे उठाए थे। तो दरअसल जनता के दिलों में मुद्दा जगह बनाता है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, या फिर पार्टी विशेष, या फिर चेहरा विशेष, या फिर जिसकी छवि बहुत गहरे तक अंदर तक उनके कामों की वजह से एक गहरी जगह बना चुकी है, या फिर ये चीजें निकल कर आएंगी, या फिर ट्विस्ट कुछ और होगा। ये तो देखना होगा कि कहाँ कमल खिलता है और कहाँ किसके हाथ में सरकार लगती है, नगर सरकार। तो चलिए, हम विश्लेषक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी संदीप जी, क्या लगता है आपको, कैसी जैसी स्थितियां बन रही हैं, हालांकि झड़प के बीच में मतगणना लगातार जारी है। अगर इंदौर की बात करें, संजय शुक्ला कितनी भी झगड़ा कर लें पर चीजें खत्म नहीं होने वाली, प्रशासन अपना काम कर ही रहा है, मतगणना लगातार चल रही है। लेकिन अगर खंडवा की तरफ बढ़ते हैं तो खंडवा में जब विवाद की स्थिति बनी तो काउंटिंग को रोक दिया गया था। तो इस तरह से उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। जबलपुर में कांग्रेस कुछ हद तक आगे चल रही है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप देखते हैं इन चीजों को? देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, पहले ऐसे चुनाव नहीं हुए आज से पहले। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के लगभग 1 साल पहले चुनाव हो रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो का चुनाव है ये। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके पहले का सेमीफाइनल है। जो भी इन चुनाव में जीतेगा, इससे पहले पंचायत के चुनाव हुए, उसमें दोनों राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं कि हमारे प्रत्याशी ज्यादा जीते। समर्थक वो गैर दलीय आधार पर थे, ये चुनाव दलीय आधार पर हैं। कुल मिलाकर के शहर की जनता एक सर्टिफिकेट देने वाली है, चाहे वो कांग्रेस के हित में जाए या बीजेपी के। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दलों ने पहले चुनाव में जोर लगाया, मतदान के दिन जोर लगाया और अब मतगणना के समय भी जोर लगा रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। यही कारण है कि आपको चाहे इंदौर हो, खंडवा हो, दीगर जगह से खबरें आ रही हैं कि विवाद की स्थितियां बन रही हैं। जहां तक आपने नतीजों की बात की है, तो आप ये मान के चलिए शुरुआती रुझान है। अभी तो मुश्किल से 1-1.25 घंटा हुआ है। पहले जो पोस्टल बैलेट हैं वो काउंट किए गए, उसके बाद 9:30 के बाद गणना शुरू हुई। तो अभी तो शुरुआती रुझान है, 1500 की लीड है। और ये चुनाव ऐसे हैं कि जहां मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन 61 रहा, तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि 1,00,000-2 लाख से ऊपर ही पोलिंग हुई है, चाहे छोटी नगर निगम हो या छोटी नगर परिषद हो। तो काउंटिंग में समय लगेगा और खासकर जो महापौर के जहां सीधे चुनाव हैं वहां 2 बैलेट मशीन है, एक तो पार्षद की है और दूसरी महापौर की है। इसलिए वहां के परिणाम आने में मुझे लगता है ज्यादा वक्त लगेगा। जहां नगर पालिका और नगर परिषद है वहां के परिणाम, क्योंकि सीधे पार्षद के चुनाव है, पार्षद की गणना है, तो वो नतीजे जल्दी आ जाएंगे। राजनीतिक दलों की, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी की, दोनों की रुचि नगर परिषद और नगर पालिका में उतनी नहीं है जितनी नगर निगम में। उसका बड़ा कारण है, मूल कारण यह कि जो 11 इलाके हैं जहां ये मतगणना हो रही है, क्योंकि सेकंड फेज में है 5, तो जो 11 में मतगणना हो रही है महत्वपूर्ण है। और इनमें वो इलाके आते हैं जहां से सरकार का कुल मिलाकर के ये चेहरा तैयार होता है। इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, छिंदवाड़ा है। यहां की हार जीत का मायने बहुत होगा और जो भी नतीजे आएंगे, अभी सारे राजनीतिक दल अपने दावे जो कल कर रहे थे वो आज भी करेंगे। मतगणना जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आपने एक बात की मुद्दों की, तो मुद्दे इन चुनावों में नगरीय निकाय जिस स्तर का ये चुनाव था उन मुद्दों से अलग मुद्दे थे ज्यादा।
चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे आतंकवाद का हो, ये सारे मुद्दे हावी रहे। स्थानीय निकाय के जो मुद्दे थे वो दूर रहे। अगर हम देखते हैं, स्थानीय निकाय में मूल रूप से बात होनी चाहिए सड़क, आपकी नालियों की सफाई की, स्थानीय लेवल पर सुविधाओं की, पानी की, उनकी चर्चाएं बहुत कम हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि दोनों राजनीतिक दल आगे विधानसभा की तैयारी को लेके ज्यादा ये चुनाव लड़े हैं, उसके प्रति ज्यादा गंभीर थे। ये असर आपको काउंटिंग के दौरान भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि विवाद, तनाव, काउंटिंग रोकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए दोपहर 1 बजे तक। जब एक दल को लीड मिलेगी तो दूसरा आरोप लगाना शुरू कर देगा। इसके लिए भी हमें मीडिया को खासकर तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, अब मतगणना स्थल पर पेटियां खुलते ही भाजपाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये एक बड़ा मसला बनता है संदीप जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे कि कोई भी चीज शांतिपूर्वक क्यों नहीं हो जाती। मतदान से लेके मतगणना तक हो हल्ला करना कितना जरूरी हो जाता है। भले ही जीते कोई भी पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जरूरत होती है उस धैर्य की। जिसने धैर्य बना लिया वही मुझे लगता है कि विकास कार्यों में भी अपने आप को साबित कर पाएगा, जनता की आशाओं पर खरा उतर पाएगा। गोविंदपुरा विधानसभा की भी बात कर लेते हैं। अब भी डाक पत्र वाली गणना जो है वहां पर लगातार जारी है। गोविंदपुरा क्षेत्र की ईवीएम की नहीं शुरू हो सकी अभी तक गणना, यह हम दर्शकों को अपडेट दे चुके हैं। तो जिस तरह से संदीप जी आप चर्चा कर रहे थे, ये एक प्रमुख सवाल जरूर बनता है कि हम 3 अलग अलग चीजों पर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु सबसे पार्टी विशेष का, इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी का पलड़ा क्या भारी हो सकता है। यानी क्या कमल को अभी भी पसंद कर रहे हैं लोग, क्या जो अभी तक जो जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, क्या उन योजनाओं से संतुष्ट हैं उन क्रियान्वयन से, या फिर देखा जाए कि अब मौका कांग्रेस को देना होगा। अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस की सरकार यहाँ आती है, मैं सिर्फ भोपाल की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करना चाहें कि अगर कहीं कहीं कांग्रेस अगर जीत जाती है तो वहाँ इसका मतलब अब जनता चाहती है कि बदलाव का समय आ गया है। तो ये कई अहम जो चीज़ें हैं वो शायद आम व्यक्ति के मन में चल रही होगी। देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये जो चुनाव है इसमें हम किसी वोटर मन की बात नहीं कहता है। ये तो आप नज़र दौड़ा के हालात को देख के समझ सकते हैं कि वाकई में क्या है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि 16 नगर निगम बीजेपी के हाथ में थे, वो पूरे के पूरे तो मुश्किल है इस बार रहें। स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं और उसका बड़ा कारण है कांग्रेस की तैयारी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस या तो हमने 2018 के चुनाव से पहले एकजुट देखी, या फिर इस नगरीय निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कमान कमलनाथ के हाथ में रही है। और कमलनाथ के को हमें देखना होगा, ये बड़े पुराने नेता हैं, लगभग 4 दशक से देश की राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में तो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले आए, करीब 5 महीने पहले अध्यक्ष बन के। नगरीय निकाय के चुनाव को उन्हें बड़ी गंभीरता से लड़ा, कांग्रेस ने पूरी गंभीरता से लड़ा। उम्मीदवार के चयन से लेके चुनाव प्रचार और मतदान तक पार्टी पूरी एकजुट रही। और एक चीज और हमें देखनी होगी कि अभी जो मतगणना चल रही है इसके लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति बनाई और हर नगर निगम के लिए एक नेता तैनात कर दिया। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे मुकेश नायक हो, तमाम जितने दिग्गज, चाहे अरुण यादव हो, दिग्गज नेता हैं, उन सबको एक एक नगर निगम में ड्यूटी लगा दी। उनकी ये मान्यता है कि अगर हमारे बड़े नेता वहां पर नजर रखेंगे तो किसी तरह की गड़बड़ी आएगी तो हम वहां उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। यहां तक कहा गया है कि भोपाल में तो हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो कमलनाथ अपनी लीगल टीम को लेके उस इलाके तक पहुंचेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव बहुत रोचक है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज और मान के चलिए कि ये चुनाव 2018 की तरह का चुनाव होने वाला है, जो बहुत करीब आके छूटेगा। हार जीत कितने इलाकों में किसकी होती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि कई नगर निगम हो, नगर परिषद हो, कहीं बहुत करीब से आगे छूटने वाला चुनाव है ये। उसका कारण है कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही और उसके बाद बीजेपी की सरकार है। जनता कहीं ना कहीं इस चीज की तुलना कर रही होगी, उसी आधार पर मतदान करेगी। और एक चीज और मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा कि ये जो नगर निगम के चुनाव है ये तय समय पर 2019 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो हुए नहीं।
बीते 2 से 3 साल का समय ऐसा रहा जब नगर पालिका और नगर परिषद की कमान पूरी तरह नौकरशाहों के हाथ में रही। निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहां नहीं थे। आप एक चीज और मान के चलिए कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है। उसका कारण होता है कि वो अगला चुनाव उसे लड़ना होता है, लेकिन जो नौकरशाह होता है वो उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि उसे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। वो अपने मन माफिक काम करता है, वो उस इलाके की समस्याओं से वाकिफ नहीं होता। और मुझे लगता है अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो उसका बड़ा कारण नगर निगम नगर पालिका की कमान नौकरशाहों के हाथ में रही, जिससे जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थी या जरूरत महसूस करती थी। अगर बीजेपी पिछड़ती है तो उसका बड़ा कारण मुझे ये लगता है। बिल्कुल संदीप जी, एक और चीज आपने जो अभी बातें कही उसमें एक शब्द मुझे लगता है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, वो शब्द निकल कर आया डर का। ये जितनी भी जो मुझे ऐसा लग रहा है मुस्तैदी लगातार बनी हुई है नेताओं की, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को लगा रखा है काम पर। ये कहें वो खुद भी काम पर लगे हुए हैं दरअसल। तो डर जो अंदर बैठा हुआ है वो डर क्यों? अगर हमें पता है कि सब चीजें पारदर्शिता के साथ हो रही हैं और होंगी, पारदर्शिता के साथ ही मतगणना की जाएगी, तो फिर डर किस बात का? क्योंकि पता है कि जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, वही नगर सरकार उसी की बनेगी। तो अगर एक तरफ आप बोलते हैं, मिश्रा जी की बात से आगे बढ़ाएंगे नरोत्तम मिश्रा जी की, जीत तो बीजेपी की ही होगी, तो फिर ये डर क्यों? और अगर कांग्रेस से कमलनाथ जी का ये बयान सामने आता है कि इस बार तो जनता ने कांग्रेस को ही चुना है, तो फिर डर किस बात का? देखिए, डर नहीं कहें इसे हम। अगर क्या मैं एक पारिवारिक और उससे तुलना करूंगा, क्या हम घर में बाहर गेट पर ताला लगा देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं क्या? सवाल यह है कि सतर्क सजग तो हमें रहना पड़ेगा ना। सिर्फ ताला लगा देने से या यूं कहें कि हमारा दावा है कि हम जीत रहे हैं तो सतर्क नहीं रहें। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे उस मतपेटी में पड़े वोट का या मशीन में आए वोट का आकलन नहीं होता, वो अनुमान होता है उसका कि ये हम जीत सकते हैं। राजनीतिक दल कभी ये नहीं कहते कि हम जीत सकते हैं। अगर वो जीत सकते हैं कहेंगे तो उसमें ये प्रतिध्वनि भी जाती है कि हम हार भी सकते हैं। तो कोई राजनीतिक दल ये स्वीकारने तैयार नहीं होता है। और कौन नेता ये रिस्क लेगा और कहेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं? बाकी पता नेताओं को होता है कि क्या स्थिति रहने वाली है। और जहां तक आपने कहा, चाहे कमलनाथ हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, उन्होंने दावे किए। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल दावा तो करेगा, हार कोई नहीं स्वीकारता। और मेरा ये मानना है कि आप ये मान के चलिए कि अंतिम क्षण जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएंगे तब तक दोनों राजनीतिक दल पूरी तरह हार नहीं स्वीकारेंगे। संदीप जी, एक बहुत खूबसूरत बात ध्यान में आ गई है, मुझे लगता है वो शेयर की जानी चाहिए कि चूंकि हम बात करें जो जीतेगा वही सिकंदर, तो क्या बाद में जो पार्टी हार जाएगी वो ये कहते भी नजर आएगी कि जो हारा वो भी बाजीगर? तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जीत भी मेरी, हार भी मेरी, और जो आता है रिजल्ट सामने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। फिलहाल तो भोपाल का अपडेट दे देते हैं दर्शकों को, फिर उसके बाद आपसे सवाल रखूंगी कि कांग्रेस आगे चल रही है भोपाल में और बीजेपी कुछ कदम पीछे चल रही है, लेकिन वाकई शाम तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वो कहानी याद आ जाती है, आपको भी शायद सहमत होंगी मेरी इस बात से, खरगोश और कछुए वाली, कि खरगोश वाले ही आगे चल रहा था और कछुआ जीत गया। तो वो कछुआ कोई भी हो सकता है, कांग्रेस और बीजेपी किसी में से भी हो सकता है। तो कोई भी इस वक्त आगे बढ़ रहा हो, अंत किसका है? तो अंत भला तो सब भला वाली बात। स्वाभाविक सी बात है, इंतजार तो हमें शाम तक करना होगा जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन चुनावों को बहुत सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये चुनाव 2023 के पहले का दरवाजा खोलने वाले चुनाव हैं। इन चुनावों से एक मैसेजिंग जाएगी, प्रदेश में एक माहौल बनेगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो उसे बीजेपी को घेरने का अवसर मिलेगा, कांग्रेस के अंदर ही एक ताकत खड़ी हो जाएगी और वो विधानसभा का चुनाव और बेहतर तरीके से लड़ेगी। अगर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है तो बीजेपी ये दावा करेगी कि हमारी चाहे केंद्र की योजनाएं हों चाहे राज्य की योजनाएं हों, इनको जनता ने स्वीकारा है और उसी आधार पर वोट दिया है। तो इन चुनावों को सिर्फ नगर निगम तक आप सीमित मत रखिए। ये तो हार जीत हो जाएगी, मेयर बन जाएगा, वार्ड पार्षद बन जाएगा, लेकिन जो आंकड़े अंत में सामने आएंगे वो राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता, उस दल के नेताओं में एक कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम भी करने वाले हैं। और
दोनों ही राजनीतिक दल इसीलिए सोचे चल रहे हैं कि उनकी जीत तय होगी, क्योंकि जी। अगला चुनाव जो विधानसभा का है जी। 2023 का, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। संदीप जी, एक बीच में अपडेट भी दे देते हैं हम दर्शकों को, और फिर आपसे सवाल रखती हूँ मैं कि भोपाल से ही बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी संख्या में डाक मतपत्र जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और महापौर प्रत्याशी मालती राय ने इसके लिए आपत्ति भी जता दी है। क्या कहना चाहेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सामने आ गया, और वो जो बयान उन्होंने दिया उसमें दो बातें जो है मुख्य रूप से दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। कमलनाथ का हेलीकॉप्टर रखा रह जाएगा और बीजेपी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, लेकिन अपडेट ये भी कह रहा है कि कांग्रेस आगे चल रही है। संदीप जी, देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें शुरुआती हैं, और नेताओं के बयान को मैं उस तरह से गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि नतीजे कुछ भी आए, नेता तो वही बात करेगा ना अपनी पार्टी लाइन से, चाहे कमलनाथ हो चाहे बीजेपी के नेता हो। मैं फिर पहले भी मैंने कहा कि कौन ऐसा राजनेता है जो पहले ये मान ले कि हम पिछड़ रहे हैं। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि जिसमें आपको दूर से दिख जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे है। यहाँ तो पल पल गणित बदलता रहेगा, और उसका एक कारण और भी है कि जब दो बैलेट मशीन होती हैं तो एक वार्ड में मान लीजिए बीजेपी आगे निकल गई, वो उसमें हो सकता है कि महापौर कांग्रेस का आगे निकल जाए, क्योंकि मतदाता होता है वो दो तरह से सोचता है। एक तो वो अपने स्थानीय समस्याओं को लेके, अपने वार्ड की समस्या को लेके, और दूसरा वो अपने नगर की समस्या को लेके, नगर के बारे में लेके, या नगर में जो काम हुए हैं उनको लेके, या जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर, तो वो तो अलग तरह से वोट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो बड़ी तादाद में ऐसा होता है कि जिन इलाकों में पार्षद जीता महापौर हार गया, और जहां महापौर को ज्यादा वोट मिले वहां पार्षद हार गया। इसलिए हमें थोड़ा सा और रुकना चाहिए। नेताओं के बयान अभी आपके पास और आएंगे। संदीप जी, एक और अपडेट, बहुत खूबसूरत अपडेट, क्योंकि अभी तक हम बात दो पार्टी विशेष पर कर रहे थे, चर्चा जो चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, जो अपडेट मैं देती भी जा रही थी। एक रोचक अपडेट और दे देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि दो के बीच में तीसरा बाजी ना मार ले जाए, कुछ ऐसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। सिंगरौली से एक खबर दर्शकों को दे रहे हैं हम। निकाय चुनाव की मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है, और पहले रुझान में आम आदमी पार्टी 182 वोटों से आगे चल रही है। बड़ा ही रोचक ये मामला सामने आया। संदीप जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें, हाँ। तो तीसरे दल की संभावनाएं हमेशा रही हैं, चाहे हम 2008 में जाएं या उससे पहले जाएं। इस राज्य में समाजवादी दल का जोर रहा है, यहाँ कम्युनिस्टों ने भी चुनाव जीते हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव जीते हैं, यहाँ तक कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी चुनाव जीते हैं यहाँ। तो तीसरे दल की संभावना, मैं ये नहीं कहता वो सरकार बना सकता है, लेकिन तीसरा दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है। यहाँ 8 और 10 सीटें, जो 310 हुआ करती थी जब सीटें, तो 8 और 10 सीटें तक तीसरा दल ले गया है। तो आप पार्टी अगर कुछ जगह बनाती है तो कोई अचरज की बात नहीं, वो सीमाएं उसकी तय हैं कि वो कहां तक जाएगी। लेकिन सिंगरौली का जो चुनाव है वो शुरुआती दौर से ये बात आ रही है कि वहां आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हो। और एक चीज और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का दौरा भी सिंगरौली ही हुआ, क्योंकि उनके पास ये सर्वे रिपोर्ट थी कि वहां उनकी पार्टी बेहतर कर सकती है। सिर्फ वहां नहीं, मुझे लगता है कि भोपाल के भी कुछ वार्डों में आप अपना असर जरूर दिखाएगी। जीते हारे एक अलग मसला है, लेकिन उसकी सक्रियता के चलते, उसके उम्मीदवार के चलते कहीं ना कहीं नतीजे जरूर प्रभावित होंगे वार्ड स्तर पर, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। चित्रकूट की भी बात कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव चित्रकूट के 15 वार्डों में बीजेपी के 6 प्रत्याशी जीते हैं। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को भी कि कांग्रेस के 4 और निर्दलीय 5 प्रत्याशी विजयी हुए। इस वक्त का अपडेट। जी संदीप जी, देखिए, जीत हार तो ये चलती रहेगी, जैसा राजनीतिक और लोगों का मानना है, चाहे राजनीतिक दल हों, कि वार्ड स्तर के जो चुनाव होते हैं उनमें पार्टी के साथ साथ उस उम्मीदवार का चेहरा बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। और वो समस्याओं को बेहतर समझता है। जैसे हम खेल की अगर हम चर्चा करें, जितना बड़ा मैदान होता है उतना ही खिलाड़ी के लिए आसान होता है फील्ड पर दौड़ना। चाहे लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें तो पता चला उम्मीदवार मतदाता के पास तक नहीं पहुंच पाता, विधानसभा में थोड़ा सा और दूरी कम होती है, और जो वार्ड का चुनाव होता है उसमें मैन टू मैन मार्किंग होती है, उम्मीदवार और मतदाता के बीच सीधे संपर्क होता है। तो इसमें पार्टी के साथ साथ बड़ी भूमिका
उस उम्मीदवार की होती है जिसे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, चुनाव मैदान में उतारा है। बिल्कुल सही। ये बड़ा तय होगा कि वाकई में दोनों राजनीतिक दलों ने, जी। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, क्या उसने वार्ड स्तर पर उम्मीद उतारने में भी गंभीरता से काम किया, या यूं ही टिकट दे दिए कुछ लोगों के कहने पर, कुछ के दबाव पर। तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए समीक्षा का विषय तो बनने वाले हैं कि हम चूक आखिर कर कहां गए हैं। उसमें बड़ी भूमिका वार्ड के नतीजों की भी रहने वाली है। जी, वार्ड में तो बहुत ही रोचक परिणाम सामने आ रहे हैं संदीप जी। दर्शकों को बुरहानपुर का अपडेट दे देते हैं। वार्ड 25 की बात करेंगे। लोहार मंडी से निर्दलीय फहीम हाशमी जो हैं वो 402 से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, सिंगरौली का जैसा हमने बताया, सिंगरौली नगर निगम महापौर की मतगणना में आप पार्टी जो है वो आगे चल रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर। और इसी के साथ महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी सिंगरौली में 182, अभी मैंने 180 का जिक्र किया था, 182 वोटों से आगे चल रही है। और बुरहानपुर का जिक्र करेंगे तो निर्दलीय जो है वो फहीम हाशमी है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी, और 402 से वार्ड 25 से लोहार मंडी से वे लगातार आगे चल रहे हैं। संदीप जी, ये इसका मतलब कि अब जो अभी आपने खेल भावना की बात कही थी और उसका उदाहरण देते हुए समझाया था आसान भाषा में हमारे दर्शकों को, तो वाकई ये जो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसको हम खेल मैदान से भी समझ सकते हैं कि एक एक प्लेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है टीम को जिताने के लिए। तो ये जो वार्ड पार्षद, हम इनकी बात करना चाह रहे हैं, तो पार्टी 2023 के चुनाव के मद्देनजर अगर जीत की बात करना चाहें तो बहुत ज़रूरी होगा कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा जीत। क्या कहेंगे संदीप जी? स्वाभाविक सी बात है कि पार्षद अगर आपके ज्यादा हारते हैं जिस राजनीतिक दल के, तो उसे ये मान लेना चाहिए कि जनता ने कहीं ना कहीं उस दल को तो नकार दिया है। बाद में कुछ भी कह सकता है कोई भी राजनीतिक दल कि हम इतने जीते, इतने हारे, इतने निर्दलीय। लेकिन जो आपने एक तीसरी बात कही आप पार्टी की या निर्दलीय की, तो आप एक चीज और देखिए कि मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है जहां से किन्नर भी चुनाव जीते हैं। चाहे सागर का मामला ले लें, हम कटनी का ले लें, शहडोल के सुहागपुर का ले लें, तो जनता जब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निराश हो जाती है तो फिर वो गैर दलीय व्यक्ति को चुनता है। वो कहता है कि इनसे बेहतर तो ये है। जी तो संदीप जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ते चले जाएंगे, प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रदीप कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और हम प्रदीप जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता का नाम है, और हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, ये चुनाव में देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिंबल आधारित चुनाव है, तो सिंबल आधारित चुनाव होने के कारण पार्टियों का क्या एक जनता के लिए योगदान है। सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, तो सरकार ने किस लेवल पर जनता को लाभान्वित किया है, और कहीं न कहीं उससे लाभान्वित जनता जब उसकी बारी आती है उसका परिणाम देने की, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उसका परिणाम या उसका जो मत होता है वो उसके आधार पर, मतदान के आधार पर वो उसका, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जनता का जनादेश बहुत स्पष्ट है। जी प्रहलाद जी। और भारतीय जनता जी मत जनता का मिल रहा है। मुझे लगता है कि जनता ने भी मन बना के रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित भी हो रही है, और उनका एक सकारात्मक पहलू जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए है वो स्पष्ट से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कहा जाए स्पष्टता की आपने बात की है, तो आंकड़े, तथ्य और ये जो अपडेट है जो हम दर्शकों को लगातार देते चले जा रहे हैं प्रहलाद जी, स्पष्ट तो वो भी कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे है। और जिस तरह से हम अगर बयानों की भी बात करें, दोनों पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, हम जीतेंगे, विपक्ष हारेगा, या हम जीतेंगे, हमारी ही सरकार अपनी प्रमुखता से वहाँ रहेगी। तो अगर सभी जीत जाएंगे तो फिर हारेगा कौन?
क्योंकि कोई तो हारेगा और कोई तो जीतेगा। पार्टी उनका अपना एक व्यू होगा, उन्होंने किस प्रकार से जनता के बीच में जाके अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। लेकिन हमारा वोट मांगने का जो एक तरीका था, और मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो वोट मांगा ही है, और जनता ने जी घर दे रही है, पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है स्वच्छ, और जिस प्रकार से सड़कें आज मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद से हमारी चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बातचीत हमारी अभी रुक गई है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं संदीप पौराणी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, आपने बातें सुनी होंगी बीजेपी प्रवक्ता की, प्रहलाद जी जो बात कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आप जो बार बार ये जो बात दोहरा रहे हैं कि सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि हम जीत रहे हैं, अंत तक क्या होता है ये तो परिणाम बताएगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आप धैर्य रखने की बात करते हैं। अब राजनीति में जो लोग हैं उनमें धैर्य की अपेक्षा करना और कल्पना करना बेमानी से लगता है, क्योंकि आज आगे निकलने की होड़ है। जी दोनों राजनीतिक दल के नेता ये सोचते हैं कौन क्या बोल जाए पहले और क्या मीडिया की हेडलाइन बन जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो आने वाले 5 से 7 घंटे हैं, इसमें आपको सिर्फ बयान मिलेंगे और तरह तरह के बयान मिलेंगे। अगर आप उन्हें कभी रिमाइंड करके और कभी एक पैकेज बना के चलाएंगी तो आपको भी अचरज होगा। घंटे बाद ये नेता ये बोल गए और अब 7 घंटे बाद जब नतीजे आ गए तो उनका स्वर किस तरह का है। तो मुझे ये लगता है राजनीति में बोलने की समय के हिसाब से परंपरा हो गई है, और कुछ समय के लिए तो चर्चाओं में तो आप रहते हैं ना जी भाई, कम से कम आप आधा घंटे 1 घंटे, चाहे सोशल मीडिया हो, अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनमें आप चर्चाओं में रहते हैं, आपका बयान चर्चाओं में रहता है और बार बार उसको कोट किया जाता है। संदीप जी, मुझे लगता है कि हम हमारी बातचीत के साथ साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं हम उनकी बातों को भी सुन लेते हैं। सिंगरौली विधायक हमारे साथ रामलल्लू वैश्य जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और हम उनसे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रामलल्लू जी खबर भारत में। जी अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, सिंगरौली में आप पार्टी आगे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या आप सोचते हैं? अब ऐसा है कि लोग ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि अभी तो पहला राउंड का है, देखिए आगे क्या होता है। अभी तो इतना कहेंगे कि चूंकि भाई मार्केट में तो आम आदमी पार्टी के लोगों का, व्यापारियों का रुझान तो रहा है। अभी कुछ ऐसे वार्डों में जब निकलेंगे तब पता चलेगा सही क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं बोलूं कि कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो बढ़त बनाए रखी है उस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस तो सभी में नहीं बढ़त बनाई हुई है, पर अब ये है कि भाई लोकतंत्र है, जनता का जैसा आदेश होगा, निर्णय हुआ, क्या कहेंगे। पर जितना विकास बीजेपी के शासन काल में हुआ, महापौर के कार्यकाल में हुआ, उससे तो अपने की अपेक्षा है कि बीजेपी को आगे आना चाहिए, जीतना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अंत तक अगर सिंगरौली के में राज करने की बात की जाए तो किसके हाथ में आएगी, मतलब कौन बाजी जीत कर ले जा सकता है इस वक्त, अगर आप अंदाजा लगा सके? अब ये है कि अब दूसरे तीसरे राउंड की गिनती के बाद कुछ समझ में आएगा। अभी तो पहला राउंड का है। मतलब कश्मकश की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगरौली से विधायक साहब रामलल्लू वैश्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, क्या लगता है अब आपको, यानी कि देखा जाए अगर रामलल्लू वैश्य जी की बात को ध्यान में रखा जाए, स्पष्ट उन्होंने चीज़ें कही और मुझे ऐसा लगता है इसी तरह के बयानों की ज़रूरत भी होती है कि उन्होंने किसी के लिए बुरा ना कहते हुए अपने लिए अच्छा सोचना क्या बुराई है। मैं वही कह रहा था आपसे कि दोनों राजनीतिक दलों को धैर्य तो रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। जो भी वार्डों के भी नतीजे आ रहे हैं वो 1-1, 2-2, 3-3 आ रहे हैं, बढ़त आ रही है आपके सामने। तो आपको दोपहर 2 बजे तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद एक राय बनानी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? अब विधायक जी की जो आपने बात कही है सामान्य बात हो गई, लेकिन अब अगर अभी वो कह देते कि हम 11 में से 10 जीत रहे हैं तो हेडलाइन बन जाती है आपकी। हाँ हाँ। और दूसरा दल ये कह दे कि हम सारे हार रहे हैं तो हेडलाइन बन जाएगी। तो स्वीकार्यता नहीं है अपने यहाँ, वो एक इंतजार करना चाहिए, वो परंपरा भी नहीं है। और लोग अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये चुनाव एक ऐसे अवसर होते हैं जब उनकी बात लोगों तक पहुंच भी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति में धैर्य का तो अब कल्पना करना बेमानी है। कुल मिलाकर के अभी सारे दावे होंगे, और जब अंतर बहुत बढ़ जाएगा तो वही राजनीतिक दल के स्वर बदलने लगेंगे और वो ये कहने लगेगा कि देखिए आगे होता है क्या। अभी जो जीत और हार की बात कर रहे हैं उनके स्वर दोपहर 2 बजे के बाद आपको अगर बदलते भी लगने लगे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये बदलाव आपको 2 बजे के बाद नजर आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल, अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं जी, और जी। अभी बोलना चाहिए कि मंजिल बहुत दूर है, और किसको मंजिल मिलती है ये एक सवाल पूरे समय बरकरार रहेगा, और इस सवाल का ही जवाब तलाशने के लिए हम लगातार सभी से जुड़ते चले जाएंगे और बात करते चले जाएंगे। सिंगरौली का ही जिक्र कर रहे थे, तो अभी हमने सिंगरौली विधायक से चर्चा कर ली, उनकी हमने बातें सुन ली और हमने अपडेट भी दर्शकों को जिस तरह से दिया कि आप पार्टी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चूंकि वहाँ पर दौरा हुआ था अरविंद केजरीवाल सीएम साहब का, आप पार्टी, तो फिर इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ दिग्गज नेता जाएंगे, या ये कहा जाए कि जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ हमारे जीतने के आसार हैं, क्या वहाँ प्रमुखता से पहुँचे थे लोग? देखिए, आप अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति का तरीका देखें तो वो अपने उम्मीदवार के चयन से पहले उस इलाके का सर्वे कराते हैं, वो उन हालातों का परीक्षण करते हैं कि क्या हमें यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। और मध्य प्रदेश में अगर उन्हें 2023 में उपस्थिति दर्ज करानी है तो वो सिंगरौली, उन्हें ये लगा कि यहाँ से अगर वो जीतते हैं तो प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी के बाद एक और दल। यही कारण है कि वहां अरविंद केजरीवाल आए, पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, और जो मेरी जानकारी है कि आपको शुरू से ये उम्मीद है कि सिंगरौली में वो जीत सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भी इस दल को बड़ी संख्या में वोट मिले थे, उन्हें उम्मीद जागी थी। यही कारण है कि उन्होंने सिंगरौली को सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए माना। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक नई पहचान बना रहे हैं देश में, ये माना जाता है कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी सुविधाएं लोगों को बहुत सुलभ और बेहतर तरीके की हो रही हैं, बिजली भी मिल रही है। पंजाब में सरकार आई तो पंजाब में भी रियायतों की बात तो सामने कम से कम आ ही रही है, बाकी तो नहीं जानते अपन। तो लोगों को ये लगता है कि ये जो राजनीतिक दल है इसने दिल्ली में और पंजाब में सुविधाएं दी हैं, रियायतें दी हैं, लिहाजा लोगों को, एक वो वर्ग है ना जो अपेक्षा करता है कि हमें रियायत मिले, हमें सुविधाएं मिले, और आदत होती जा रही है राजनीतिक दलों की फ्री में बांटने की। तो जो फ्री में चाहने वाले लोग हैं वो ऐसे राजनीतिक दलों को चुनने में ज्यादा भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि सिंगरौली। संदीप जी, एक बहुत अच्छी बात, मुझे बात पकड़ने की बहुत बुरी आदत है, तो आपने जो अभी शब्द, जो आशाओं वाला, उम्मीदों वाला, मुझे उसके लगभग आसपास नजर आया, तो जनता को शायद ये आदत अब हो चुकी है कि नो एक्सपेक्टेशन और नो डिमांड, क्योंकि सरकार कोई भी आती है, हम मीडिया कर्मी तो लगातार ही जुड़े होते हैं आम जनता से, और जिस तरह की वो बातें कहते हैं तो उससे ये निकल कर आता है कि मुद्दा सरकार या सरकार के बदलने का, पार्टी के बदलने का नहीं है, या उसी पार्टी के रहने का नहीं है। मुद्दा ये है कि वो प्रत्याशी चुनकर आए जो उनकी मूलभूत सुविधाओं को तो दूर करे कम से कम। चुनाव है, इसमें लोगों की अपेक्षाएं यही होती हैं। आप जिस वार्ड में रहते हैं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो अगर आपको ये पता है कि ये जो व्यक्ति है चुनाव लड़ रहा है, ये सहज सुलभ है, ये हमारे इलाके में गाहे बगाहे दिख जाता है, अगर स्ट्रीट लाइट खराब है तो ये बदलवा देता है, आपके कौन से काम हैं वार्डों से,
वार्ड के सिर्फ गिनती के काम होते हैं। आपको अपनी सड़क की स्थिति, नाली की स्थिति, उस इलाके की सड़क बत्ती, ये चीज़ें आपकी होती हैं। और अगर वो आदमी मिलनसार है तो फिर आपको वोट देते हैं, उसको फिर आप पार्टी नहीं देखते, क्योंकि आपको व्यक्ति अच्छा भी चाहिए साथ में। सुविधाएं तो आपको मिलती हैं चाहे कोई भी राजनीतिक दल जीत के आए। जो एक सरकार दे रही है या एक नगर निगम दे रही है वो दूसरी भी देगी, लेकिन उस व्यक्ति का महत्व हो जाता है जो सतत संपर्क रखता है। आप ये देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवार क्यों जीतते हैं या गैर दलीय आधार पर जो चुनाव लड़ते हैं वो क्यों जीतते हैं। उसके पीछे कारण उस व्यक्ति की सक्रियता, उसके प्रति लोगों का भाव कि ये हमारे काम आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे खड़ा हो जाएगा। तो वार्ड में पार्षद वही चाहता है व्यक्ति जो सहज और सुलभ हो, जब हम चाहें उसको फोन कर सकें। और जो बड़ा आदमी होता है उससे लोग दूरी उसकी समाज से रहती है, व्यक्तियों से रहती है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। यही कारण है कि कई जगह आपको निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह के दलों से जुड़े हुए लोग, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, उससे जुड़े लोग जीतते नजर आएंगे। ये राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश होता है कि अगर आपने बेहतर काम नहीं किया, बेहतर उम्मीदवार नहीं चुना, तो लोग नया रास्ता तलाशते हैं। और मुझे लगता है कि नगरीय निकाय के ये जो चुनाव हैं, इसमें नया रास्ता भी आपको दिखेगा। जी, तो आप देख रहे हैं फिलहाल मेरे साथ निकाय चुनाव जो परिणाम है उसका महा कवरेज। लगातार जुड़े रहिएगा, आपको पल पल की अपडेट भी देंगे। वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे, प्रवक्ताओं की सोच क्या कहती है ये भी बताएंगे, और किस पार्टी का कहां दबदबा है ये भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बस जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। भारत बोरवेल, रीवा